हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल। आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। चलिए, कैसे आप लोग? बढ़िया, झमाझम। चलिए, बढ़िया चल रही है सबकी पढ़ाई। दिवाली के हिसाब से भी बढ़िया सब कुछ हो रहा है। बहुत बढ़िया। चलो, इस त्योहार के सीजन में हम बढ़िया इनसाइडर डिस्कस कर रहे हैं और आज जो हम डिस्कस करने वाले वो एक नया चैप्टर है, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। अच्छा, ये चैप्टर किसका है? ये चैप्टर नंबर 5 है ना? क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 है। अब इस चैप्टर में बताया क्या गया है, सुनो। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से नेहरू जी के जाने के बाद कांग्रेस के सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस से निपटकर, उन चुनौतियों से निपटकर किस प्रकार से कांग्रेस अपने आप को वापस से रिस्टोर करती है। हम ये सब कहानी पढ़ने वाले हैं। भाई साहब, मजा आएगा कहानी पढ़ने में। आपको पूरी इंडिया की 1960s की जो पॉलिटिक्स है पूरी समझ में आएगी। पूरी ए टू जेड बातें पूरी समझ में आएगी ना। वैसे तो हम बात थे ही नहीं उस समय। और हमारा टाइम पे, मतलब उस टाइम पे वैसे भी यूट्यूब वगैरह नहीं हुआ करता था कि कोई वीडियो बना के बता दे कि देखो देश में ये चल रहा है, यही चल रहा है ना। इसलिए आज ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है उस मामले के लिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, डिस्कस स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चलो, जैसे आप चैप्टर देखते हो, मेरे सामने चैप्टर है प्रधानमंत्री नेहरू जी की मृत्यु हो चुकी है या स्वर्गवास सिधार चुके हैं। मतलब न्यूज कटिंग है, शुरुआत में होती है। हुआ क्या था, सुनना। हमारे जो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सर, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे बेटा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू मई 1964 में, मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी का स्वर्गवास हो जाता है। कब? मई 1964 में। मतलब भारत को जिसने संभाला आजादी से लेकर 1964 में, आखिर उनकी कहानी खत्म हो जाती है। और कहीं ना कहीं पूरे देश को एक बहुत बड़े लेवल पर सदमा भी लगता है। अच्छा, सदमा क्यों लग रहा है? अरे भाई साहब, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत को उस समय, मतलब मुश्किल परिस्थितियों में संभाला, भारत को मतलब अलग अलग मुसीबतों से बाहर निकाला, वो प्रधानमंत्री जा चुके थे। अब इंडिया के सामने चैलेंज आ गया, या मैं कहूंगा समस्या आ गई कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन रहेगा भारत का अगला प्रधानमंत्री। चलो ठीक है, कोई भी रहे, क्या वो प्रधानमंत्री जो भी बनने वाला है नेहरू जी के बाद, क्या नेहरू जी की तरह वो भारत के अंदर डेमोक्रेसी को स्थापित कर पाएगा? और नेहरू जी ने क्या किया था, मतलब दुनिया को ये दिखा दिया कि देखो, किसी देश में डेमोक्रेसी को स्थापित भी किया जा सकता है। नेहरू जी ने दुनिया को बता दिया था। लेकिन नेहरू तो गए, उसके बाद क्या? अब कौन आएगा अगला भारत का प्रधानमंत्री? क्या वो नेहरू जी की तरह डेमोक्रेसी को आगे बढ़ा पाएगा, नहीं बढ़ा पाएगा? चैलेंज है इंडिया के सामने। ठीक है, तो भाई साहब होगा क्या? एक सेकंड, अपन थोड़ा सा एनसीईआरटी खोल लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। तो अब होगा क्या, सुनो। कुछ देश में क्या हुआ, कुछ देश में युवा भैया को आजादी मिली, वहां पर क्या आ गया, मिलिट्री रूल आ गया। लेकिन भारत में नेहरू जी ने क्या करी थी, डेमोक्रेसी स्थापित करी थी। क्या वो अगले प्रधानमंत्री भी ऐसा कर पाएगा, या फिर भारत में भी मिलिट्री रूल आने की पूरी आशंका है? देखो, सवाल बहुत सारे, जवाब क्या? तो जवाब भी इसका देना पड़ेगा ना। जवाब क्या है इसका, बताओ मुझे, क्या जवाब आएगा इसका? क्या जवाब आएगा बताओ? क्या नेहरू जी को कोई सक्सेस कर पाएगा क्या? हाँ। अब जैसे नेहरू जी की मृत्यु होती है, उसके कुछ दिनों बाद ही कांग्रेस की होती है मीटिंग। ठीक है,
कांग्रेस की होती है मीटिंग, और उस समय कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं डे के कामराज। के कामराज के कामराज कांग्रेस की मीटिंग बुलवाते हैं, और जो भी पार्टी के मेंबर होते हैं, जो पार्टी के जो भी लीडर्स होते हैं, मेंबर होते हैं, सभी को बुलाते हैं और सभी से डिस्कशन करते हैं कि हमें अगला प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहिए। बड़े सवाल बड़े जवाब होते रहे, और नाम आखिरी में निकल के आता है। नाम आखिरी में एक ही व्यक्ति का निकल के आता है, वो है लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ, एक ही नाम निकल के आ रहा है, बार बार लोगों के मन में एक ही नाम आ रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। कोई इनसे अच्छा नेता कोई उस समय दिखा नहीं था, लेकिन आखिर लाल बहादुर शास्त्री ही क्यों सर? बाकी नेता भी तो बन सकते हैं, उनके अंदर भी तो मन के अंदर इच्छा होगी प्रधानमंत्री बनने की। देखो, शास्त्री जी का अलग नजरिया, सॉरी, कांग्रेस लीडर का अलग नजरिया था, और सबसे बड़ी बात थी पर्सनालिटी किसकी? लाल बहादुर शास्त्री जी की। क्यों? सुनना। पहली बात तो कहां से आते, सॉरी आते नहीं है, मतलब ये समझो कि एकमात्र कैसे लीडर थे? नॉन कंट्रोवर्शियल। भाई साहब, किसी से कोई विवाद नहीं, अपने काम से काम रखना और बाकियों से अच्छा व्यवहार रखना। दूसरा, ये नेहरू जी की कैबिनेट में भी रह चुके थे। ठीक है। तीसरा, जब एक छोटा सा रेल इंसिडेंट हुआ था, उस समय शास्त्री जी क्या थे? रेलवे मिनिस्टर थे। एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद उन्होंने उस पोस्ट से, यानी रेलवे मिनिस्टर से क्या कर दिया? रिजाइन। देखो, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली कि भैया इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार मैं हूं, तो मैं अपने पद से रिजाइन करता हूं। बताओ, आजकल मिलता है कोई नेता ऐसा देखने को? कोई नहीं मिलता भाई साहब। कितने एक्सीडेंट हो गए, कितने पुल गिर गए, है ना, कितने लोगों ने हमारे पर अटैक कर दिया, लेकिन किसी भी मंत्री ने ये आके नहीं बोला कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। बट लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, और उन्होंने कर दिया था रिजाइन। तो सीधी सीधी बात है, जब पार्टी की मीटिंग होती है कांग्रेस की, तो नाम एक के निकल का आता है, वो है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को भारत का अगला प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। लोकसभा का जो लीडर होता है, और साथ साथ प्रधानमंत्री भी किसको चुन लिया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री क्या कब बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री? 1964 में। लेकिन जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं, तो बताओ मुझे, क्या अच्छी स्थिति में प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या है बताओ, क्या मुझे बताओ, अच्छी स्थिति में प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? क्या इनके सामने कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे क्या? अरे भाई साहब, इनके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस है। क्यों चैलेंजेस? सुनना। चलो ठीक है, अब हम इनके कार्यकाल पढ़ते हैं ना, इनके कार्यकाल के समय क्या हुआ था, और ये इतने, इनका कार्यकाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलो सुनो। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, सुना। 1964 में भारत के बनते प्रधानमंत्री। ठीक है। इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था? पहला, अभी अभी हम किससे निपटे थे बताओ? अभी हम निपटे थे चाइना के वॉर से, निपटे थे, तो चाइना के वॉर से निपटे थे। तो इस समय चैलेंजेस थे किसके सामने? शास्त्री जी के सामने। अब ये निपटे तो कैसे ना कैसे करके भारत को हमें वापस से ऊपर उठाना है, अपलिफ्टमेंट करना है हमें हमारा देश का। दूसरा भैया, दूसरा चैलेंज ये था कि भारत में जो पूरा मानसून है पूरी तरह से होगा फेल। अब जब मानसून फेल तो पूरी फसल होगी बर्बाद, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बर्बाद होगा और खाने की आगे बहुत बड़ी शॉर्टेज। ओ भाई साहब, शास्त्री जी किसानों को सबसे ऊपर मानते थे, इसलिए उन्होंने नारा भी दिया है, जय जवान जय किसान का। जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया, स्लोगन किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है। अब सुनना, शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके कुछ दिनों बाद ही या अगले साल ही जो पाकिस्तान है भारत पर अटैक कर देता है। वो नहीं मानता भाई साहब, उसको तो मतलब निठल्ला एक नंबर का निकम्मा फुर्सत बैठा रहता है, चलो आज इंडिया पर अटैक करते हैं।
कर दिया अटैक। उसने जम्मू कश्मीर वाले इलाके पे, पंजाब वाले इलाके पे, राजस्थान वाले इलाके पर अटैक कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री भी चुप नहीं रहे, उन्होंने भी काउंटर अटैक किया किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर। तो 1965 में पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर देता है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, इंडिया ने भी बहुत अच्छे से जवाब दिया भाई साहब, इसका बहुत अच्छे से जवाब दिया। अब होता क्या है कि अब कैसे न कैसे करके दोनों को शांत करवाना पड़ेगा। तो यूनाइटेड नेशन का, बाकी ऑर्गेनाइजेशन का भी इंटरफेयर होता है, तो दोनों को शांत करवाने की बात की जाती है। उनको दोनों को शांत करवाने के लिए, एक चीज फायर करवाने के लिए दोनों को बुलाया जाता है उज्बेकिस्तान। किसको? लाल बहादुर शास्त्री और वहां के अयूब खान, है ना, अयूब खान, हाँ, मोहम्मद अयूब खान, दोनों को बुलाते हैं कहां? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में एक शहर है ताशकंद, ठीक है, सॉरी, ताशकंद नाम का शहर है। वहां पर दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है 10 जनवरी 1966 को, और ताशकंद एग्रीमेंट के बाद इस वॉर को रोक दिया जाता है। लेकिन माना गया कि 10 जनवरी के बाद ही, कुछ अगले दिनों या कुछ घंटों बाद ही लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु कैसे हुई? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राज है आज भी भारत के ऊपर। मतलब आज भी कोई इतना नहीं पता लगा पाया कि लाल बहादुर शास्त्री जी की आखिर मृत्यु हुई तो हुई कैसे। बड़े बड़े सवाल थे, है ना। फिर बाद में उनके अगले दिन बॉडी लाई गई थी इंडिया में, और 10 जनवरी को एग्रीमेंट के साथ इंडिया और पाकिस्तान से वॉर खत्म हुआ। लेकिन क्या हुआ? हमने हमारा प्रधानमंत्री भी इसमें खो दिया था। 1964 में कौन गए? जवाहरलाल नेहरू जी। 1966 में कौन गए? लाल बहादुर शास्त्री। मतलब 2 साल में हमारा 2 प्रधानमंत्री चले गए, और वापस से घूम फिर के बात वही आ गई कि अब भारत को कौन संभालेगा, भारत को अब कौन संभालेगा। ठीक है, अब वापस से मीटिंग की जाएगी किसकी? कांग्रेस की। एक सेकंड रुकेगा। अब वापस से कहीं ना कहीं कांग्रेस की मीटिंग की जाएगी, क्योंकि भारत को संभालना जरूरी है ना, अभी देश में प्रधानमंत्री का होना जरूरी है। अब हुआ क्या क्या सुनना। 1964 में जवाहरलाल नेहरू जा चुके हैं, 1966 में शास्त्री जी जा चुके हैं। अब भारत के सामने एक और नया चैलेंज, एक और नई चुनौती, और वो थी कि भारत में या भारत का अगला प्रधानमंत्री अब कौन होगा। क्योंकि भाई साहब इस 2-3 सालों में भारत ने बहुत कुछ देख लिया। मतलब मैं मानू कि 1955 से लेकर 1966 तक 11 साल में भारत ने बहुत कुछ झेला है ना, भारत ने बहुत कुछ झेल लिया। अब जब वापस कांग्रेस की मीटिंग होती है अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए, 2 नाम निकल के आते हैं। एक नाम है मोरारजी देसाई। किसका नाम आता है? मोरारजी देसाई। फिर दूसरा नाम जो आता है वो है इंदिरा गांधी जी का। किसका नाम आता है? इंदिरा गांधी जी। जब कांग्रेस की मीटिंग होती है शास्त्री जी के जाने के बाद, तो अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए 2 लोगों का नाम आता है। एक नाम आता है मोरारजी देसाई का, और दूसरा जो नाम आता है वो आता है आपका इंदिरा गांधी जी का। बड़ा भाई टक्कर का मामला है। क्यों? मोरारजी देसाई कहां से आते हैं? यूपी के, यूपी से आते हैं, ठीक है, यूपी से आते हैं, है ना। सॉरी यूपी से तो अपने वो थे, अपने लाल बहादुर शास्त्री। गलत, थोड़ा सा गलत होगा, चलो कोई बात नहीं। ये कहां के सीएम रह चुके हैं? बॉम्बे के ये सीएम रह चुके हैं। दूसरा, नेहरू जी की कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। नेहरू जी की कैबिनेट में क्या रह चुके हैं? मंत्री। अब आते हैं इंदिरा गांधी जी के ऊपर। जवाहरलाल नेहरू जी की क्या है? ये बेटी है। जवाहरलाल नेहरू जी की क्या है? ये डॉटर भी है। दूसरा, ये शास्त्री जी की कैबिनेट में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुकी है। कौन? इंदिरा गांधी। और दोनों के बीच टक्कर भी अच्छी। कोई जो सीनियर लीडर थे कांग्रेस के, वो चाहते थे कि कौन बने? इंदिरा गांधी। उनका भी अपना मतलब है, बताऊंगा भी मैं। और बाकी लोग चाहते थे कि कौन बने? मोरारजी देसाई। पहले वोटिंग हुई तो कोई रिजल्ट निकला, उसके बाद सीक्रेट बैलेट पर वोटिंग करवाई, ठीक है। उसमें रिजल्ट निकल के आता है कि इंदिरा गांधी 1/3 ज्यादा वोटों से जीत जाती है, और अगला प्रधानमंत्री
अपॉइंट किया जाता है किसको? इंदिरा गांधी जी को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सर ये सीनियर सिटीजन ने क्यों इनको वो किया सपोर्ट उनके सामने, मतलब उनका क्या मतलब था? और उनका मतलब था, उनका स्वार्थ था। क्या स्वार्थ? सुनो, उनका स्वार्थ था कि देखो इंदिरा गांधी नहीं नहीं अभी गूंगी गुड़िया भी नाम दिया गया था, याद है आपको? क्या करेगी ये? नई नई बच्ची है भी, मोरारजी देसाई को बनाते तो कहने के वो अपनी चलाते, ये कैसे चलाएगी अपनी? ये हमसे पूछेगी, ये हमारी एडवाइस लेगी। कौन लेगी हमारी एडवाइस? इंदिरा गांधी जी। लेकिन इंदिरा गांधी जी जैसे प्रधानमंत्री बनती है भाई साहब, पहले तो ठीक है शुरुआत में इज्जत दे देती है, सुन भी लेती है, बाद में धीरे धीरे करके उनको साइडलाइन करती जाती है। उनका भी दिमाग खराब हो गया, बताऊंगा आपको, सिंडिकेट वैसे इंदिरा गांधी, है ना? तो कहने के इंदिरा गांधी जी उनको साइडलाइन कर दी थी, बाद में जाके शुरुआत में सुनते, लेकिन उनका भी स्वार्थ था कि इंदिरा गांधी हमारे सुनेगी और हमारे हिसाब से काम करेगी। मतलब प्रधानमंत्री नाम के लिए वही है, लेकिन एक्चुअल में पूरा काम कौन संभाल लेंगे? अपन। ठीक है, चलो भाई साहब बहुत बढ़िया। तो हमारी भारत की प्रधानमंत्री बन जाती कौन? इंदिरा गांधी। चलो अगला आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलेक्शन की। ठीक है, ये देखो आप सीनियर सिटीजन का आ गया है, मैं सामने बुक रखी है। चलो ठीक है, तो 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बन जाती है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती है। अब भारत में अगले साल ही आना है वापस चुनाव, जनरल इलेक्शन। सुनो, अभी तक क्या हुआ था? अब पढ़ना में जनरल इलेक्शन, ठीक है? जनरल इलेक्शन पढ़ना किसका? 1967 का। अब थोड़ी सी कहानी सुनो। ये एकमात्र ऐसा इलेक्शन होगा पहला जो नेहरू जी के बिना होगा। जी हाँ, अभी एकमात्र ऐसा वो होगा जो नेहरू जी के बिना होगा। अभी तक क्या हुआ देश में? सुनना, अभी भारत में 4 बार इलेक्शन हो चुके हैं, 1956, 1957, 1962 और 1966। 67 में होगा, सॉरी। अब 62 से 67 में क्या क्या हुआ हमारे साथ? चाइना के साथ युद्ध हो गया, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, हमारे जो दो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी और शास्त्री जी अलग गए, और इंदिरा गांधी अभी नई नई आई, उनको एक साल ही हुआ था, तो अगले साल ही क्या आ गए? लोकसभा के चुनाव आ गए। इतने सारे चैलेंजेस। इधर पहला इलेक्शन जो नेहरू जी के बिना हुआ, हाँ, चाइना से युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, नेहरू जी शास्त्री जी लगे चले गए, और इंदिरा गांधी को भी एक ही साल हुआ कि क्या बने हुए? प्रधानमंत्री बने हुए। भाई साहब चैलेंज चैलेंज किस सामने? इंदिरा गांधी जी के सामने। अब हुआ क्या? इंडिया में क्या समस्या चल रही है? तो इंडिया में अलग प्रॉब्लम चल रही है भाई साहब, सुनना। और इंडिया में क्या प्रॉब्लम चल रही है? इंडिया में प्रधानमंत्री कौन है अभी 1966-7 में? जो भारत में जो प्रधानमंत्री है वो है इंदिरा गांधी। ठीक है, कौन है? इंदिरा गांधी जी। ठीक है, अब इंडिया में क्या चल रहा समय? इंडिया का समझो, इंडिया में क्या समस्या चल रही है? पहला है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है थोड़ी सी क्या होगी? डाउन। दूसरा, हमारे इंडिया में क्या बढ़ गई? फूड की शॉर्टेज, खाने की कमी बढ़ती जा रही है। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरी तरह से क्या हो रहा है? बर्बाद। ठीक है, वो महंगाई एक लेवल से ऊपर बढ़ गई, महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर गिर गया है, एग्रीकल्चर पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, फूड खाने की कमी हो गई और भूखमरी फैल रही है। महंगाई बढ़ने की वजह से इंडिया में क्या बढ़ते जा रहा है? प्रोटेस्ट। महंगाई बढ़ने की वजह से इंडिया में क्या हो रहा है? प्रोटेस्ट बंद बंद हो गया, हड़तालें हो रही है, लोग सड़क पे आ गए, है ना? बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट, हिंसा हो रही है। इंदिरा गांधी जी को जरा समझ में नहीं आया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इन पर आरोप लगा दिया कि भारत का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सप्रेस करने की कोशिश भी की यहाँ के लोगों को। अब लोगों का दिमाग खराब, इतनी समस्या भी चल रही है, तो कहने के इन समस्याओं से निपटना भी उस समय जरूरी था। वो गरीबी, बेरोजगारी एक उस मतलब एक हाई लेवल पे पहुंच गई थी हमारे यहाँ की। जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, कैसे पहुंच गई? पूरे हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। एक सेकंड देख लेते हैं और आगे क्या है। हाँ, फिर भैया अपोजिशन वालों को मौका मिला। अपोजिशन में कौन था? कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट वालों को क्या मिलेगा? मौका कि अब भैया आओ तुम मैदान में, कांग्रेस वाले
हम तो तुम्हें उछाल उछाल के तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, उछल उछल के तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, क्योंकि तुम इन समस्याओं को कहने के सोल्व नहीं कर पा रहे। ऊपर से इंदिरा गांधी जी ने क्या कर दिया, डिवैल्यूएशन कर दिया करेंसी का, है ना। 5 रुपए जो थे हमारे डॉलर, कितनी कर दी उन्होंने, 7 रुपीज कर दी। इनने ये करे कि हो सकता है हमारी महंगाई कम हो जाए, एक्सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन उससे कुछ ज्यादा खास असर नहीं हुआ था, खास असर नहीं हुआ, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बर्बाद हो गई इकोनॉमी उसके बाद। तो ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, इंडिया में इलेक्शन किस प्रकार से होंगे, कौन कौन से ऑपोजिशन लीडर आएंगे, कौन कौन से ऑपोजिशन को लेकर क्या क्या चैलेंजेस करेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि भारतीय कांग्रेस के सामने क्या चैलेंज थे। 1964 में जवाहरलाल नेहरू गुजर चुके थे, है ना। अब भारत में अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्या वो डेमोक्रेसी को संभाल पाएगा, तो अगले प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। उनके समय पाकिस्तान से वॉर होता है, ठीक है, टासन एग्रीमेंट होता है, उसके बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी। उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बने, इंदिरा गांधी जी, 1 साल के लिए बनती है और अगले साल क्या आते हैं, लोकसभा के चुनाव आ जाते हैं। तो ये थी कहानी पूरी हमारी आज की। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्शन के बाद क्या हुआ, किसको जीत मिली, किसको हार मिली, किस प्रकार से सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा गांधी जी की लड़ी होती है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर लड़ी हुई थी दोनों के बीच, वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो नए कांग्रेस के वो बनते हैं लीडर, अध्यक्ष जो बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, उनके बीच में थोड़ा सा कहीं ना कहीं तनाव सा माहौल बनेगा। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। हाँ भैया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, हाँ कर देना, चलो बहुत बढ़िया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।